लेट्स स्टार्ट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या 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 पढ़े थे। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ऑप्शन प्राइसिंग। ठीक है, ऑप्शन प्राइसिंग के लिए पहले तो हम लोग पढ़े कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कैसे करनी होती है। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ओके, सो दिस इज पी। स्ट्राइक प्राइस है, अगर मान लो एक्सपेक्टेड प्राइस है 90, 100, 110। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है 100, कॉल ऑप्शन। तो इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी इसका 0.45, 0.25 और 0.30 है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस निकालने के लिए तुम्हें पी इंटू, अच्छा एक्सपेक्टेड प्राइस सपोज एस है, एस इंटू पी करना पड़ेगा। ठीक है, एस इंटू पी करके उसका टोटल करोगे तो एक्सपेक्टेड प्राइस निकलेगा। यही मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि यही मेथड हम लोग जो बाइनोमियल मॉडल है उस पर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट जस्ट बच्चे जनरली इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। सो अगर मुझे एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिए, ठीक है, स्टॉक का एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिए, शेयर का एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिए, सो आई विल डू एस इंटू पी। ओके, सो इट विल बी 90 इंटू 0.45, 100 इंटू 0.25, 110 इंटू 0.30। फिर इन सबका टोटल होगा एक्सपेक्टेड प्राइस। करेक्ट, शेयर का एक्सपेक्टेड प्राइस, शेयर्स एक्सपेक्टेड प्राइस। फिर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जब निकालूंगा, क्योंकि 100 है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, कॉल ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू खरीदेंगे या मार्केट के थ्रू खरीदेंगे? ऑफकोर्स मार्केट के थ्रू खरीदेंगे, ऑप्शन का एक्सरसाइज करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सो डोंट एक्सरसाइज, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है तो फिर ये वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ पे भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो। 110 पे वैल्यू ऑप्शन अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 10 रुपये का वैल्यू है। ठीक है, फिर वी और पी करते थे, फिर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ये आएगा 0.3, बाकी ज़ीरो ज़ीरो। सो ऑप्शन का वैल्यू 0.30 होना चाहिए। करेक्ट, ये हम लोग पढ़े थे। फिर अच्छा 0.30 नहीं, 3 रुपया, सॉरी। ओके, फिर बाइनोमियल मॉडल कल जो पढ़े, बाइनोमियल मॉडल में क्या पढ़े हम कि एक जो स्टॉक है, अभी जो करंट प्राइस है, अभी अगर करंट प्राइस 100 है तो उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो वो 110 हो सकता है या वो 90 हो सकता है। ठीक है, फिर उसका दो आउटकम हो सकता है 110 का। ये बेसिकली हेड और टेल काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, 100 का 110 हो सकता है, 90 हो सकता है, 110 का फिर दो सिचुएशन हो सकता है। ये मान लो 115 हो सकता है या फिर 105 हो सकता है। ठीक है, 5 रुपये ऊपर हो सकता है या फिर 5 रुपये नीचे हो सकता है। सिमिलरली 90, 15 रुपये ऊपर हो सकता है या फिर 15 रुपया नीचे हो सकता है। ठीक है, 75 हो सकता है। तो इस केस में बाइनोमियल मॉडल जनरली ये अज्यूम करता है कि एक स्टॉक के प्राइसेस का दो ही आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस पे वैल्यूएशन जनरली क्वेश्चन में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि ये जो नोड्स हैं, ठीक है, ये नोड्स में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमने कल क्या देखा था, अगर 100 स्टार्टिंग वैल्यू है, अभी का वैल्यू 100 है और फ्यूचर में 115 होगा, तो हियर द वैल्यू विल बी 15। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 15। सिमिलरली यहाँ पे 5, बिकॉज 100 का कॉल ऑप्शन है, 105 का प्राइस है, तो 5 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक भी अगर 100 का है, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मार्केट में सस्ता है, ज़ीरो। ठीक है, फिर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके, प्रोबेबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल
यहाँ पे प्राइस जैसे 90, 100, 110 दिया था, सिमिलरली 15 और 5 का अगर सॉरी जो 15 और 5 का ऑप्शन का प्राइस मिल गया है, करेक्ट। एक्सपेक्टेड प्राइस दिया था, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे दिया था, करेक्ट। फिर हम लोग वो ऑप्शन का वैल्यू जो निकला था यहाँ पे 0010 निकला, फिर ऑप्शन के वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करके वैल्यू निकालते थे, वही तो हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया नहीं है, ऑप्शन का वैल्यू निकल गया है 15 और 5, ओके, बस प्रोबेबिलिटी दिया नहीं है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम यूज़ कर रहे थे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइस जो होगा 115 इंटू पी, अगर ले रहे हैं हम बढ़ने का प्रोबेबिलिटी पी ले रहे हैं और गिरने का प्रोबेबिलिटी 1 - पी होगा, ठीक है। 115 इंटू पी प्लस 105 इंटू 1 - पी, ठीक है। अगर बढ़ने का प्रोबेबिलिटी पी है तो गिरने का प्रोबेबिलिटी 1 - पी होगा, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू जो अभी स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि 1 साल का पीरियड है, ओके, तो बेसिकली जो अभी करंट स्टॉक प्राइस है, एज इन जो अपना बेस प्राइस है जिससे ये गया है ऊपर तक, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो वैल्यू निकलेगा वो अभी का कंपाउंडेड वैल्यू होगा। सो वी कैन टेल 115 इंटू पी प्लस 105 इंटू 1 - पी इक्वल्स टू 110 इंटू 1 + आर। बेसिकली ये रिस्क न्यूट्रल अप्रोच जो बोलता है, मैं फिर से कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, 5 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 110 इंटू 1 + आर क्यों कर रहे हैं, बेसिकली रिस्क न्यूट्रल अप्रोच क्या बोलता है कि मिनिमम आज जितना जो हम बोल रहे हैं कि 115 इंटू पी प्लस 105 इंटू 1 - पी, यही तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे, S&P S इंटू पी करके जो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे निकालते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलता था, जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलता था उसी को ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं। 115 इंटू पी प्लस 105 इंटू 1 - पी अगर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होना चाहिए, जो अभी का प्राइस है, ठीक है, उसको कंपाउंड करो 110 इंटू 1 + आर, एटलीस्ट उतना तो हो ही जाएगा, ठीक है। 110 इंटू 1 + आर, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, ऊपर नीचे होता है, ये वोलेटिलिटी को, जो बाइनोमियल मॉडल है वोलेटिलिटी को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे सिंपली बोलता है कि एटलीस्ट मिनिमम उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करके बताओ, 110 इंटू 1 + आर इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो यूजिंग रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। मतलब आर जो है रिस्क फ्री है, और बाकी इसमें हम और कोई मार्केट रिस्क, वोलेटिलिटी और कुछ भी कंसिडर इस पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। तो फिर पी का प्रोबेबिलिटी निकल गया, फिर 1 - पी का बढ़ने का प्रोबेबिलिटी निकल गया, गिरने का भी प्रोबेबिलिटी निकल गया, ओके। सो जो भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकला, सेम चीज़ यहाँ पे जो कर रहे थे, फिर वी का जो वैल्यू निकल, वी का वैल्यू निकल ऑलरेडी निकल गया है 15 और 5, ठीक है। उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल करो, तो तुम्हारा यहाँ पे ये सब तो फ्यूचर वैल्यूज़ है ना, 100, 115, 105, ये सब फ्यूचर में इतने वैल्यूज़ रहेंगे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस उसको डिस्काउंट करो, जो भी डेट पे पूछ रहा है कि इस डेट पे क्या होगा, बस उसको डिस्काउंट करो अपने डेट पे, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा काम। जो नंद किशोर द क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट, उस पर भी यही है, कुछ और किया नहीं है, ठीक है। फिर भी देखेंगे क्लास के बाद। बाइनोमियल मॉडल में किसी को और कुछ बेसिक्स समझने में कुछ डाउट है? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता था, वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मे बी रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट तो है बट पूरा मे बी प्रॉपर रेलेवेंट नहीं होगा जितना टाइम मैं उसके लिए दे रहा हूँ, बट ये ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन जितना ऑप्शन के लिए पूरा ज़रूरी है, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्शन मार्केट देखो काम कैसे करता है, जो एक्चुअली ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन में उनको पता होगा कि अगर ये 0 to 3 मंथ्स है, ठीक है, 0 to 3 मंथ का पीरियड है, 3 महीने में एक्सपायरी है, ठीक है। ऑप्शन का प्राइस मान लो कि अभी स्पॉट रेट है 100, जो एसेट है, एसेट का स्पॉट रेट, ठीक है, मतलब शेयर का स्पॉट रेट है 100, ठीक है। और फिर स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट भी है मान लो 100, या फिर ले लेते हैं स्ट्राइक रेट है 105, ठीक है। कॉल ऑप्शन, कॉल स्ट्राइक रेट है 105,
ओके, तो मार्केट में मैंने क्या बताया था, ऑप्शन की केस में मार्केट में क्या ट्रेड होता है, प्रीमियम। ये स्ट्राइक प्राइस स्पॉट ट्रेड ये सब कुछ ट्रेड नहीं होते हैं, बस प्रीमियम ट्रेड होती है। करेक्ट। तो इसका मान लो प्रीमियम है 7 रुपया, ठीक है, प्रीमियम मान लो 7 रुपया। तो ये 7 रुपये मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है, ये जो 7 रुपया है ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये कभी 8 हो जाएगा, कभी 9 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा, कभी 10, ऐसे होते जाएगा, ठीक है, हर सेकंड में ये चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ओके, तो इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, देखो हम तो यहाँ पे थियोरेटिकली पढ़ लिए बाइनोमियल मॉडल से यूज़ करके चेंज हो रहा है। ओके, बट इसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, कोई थोड़ा सा ये करके बताओ बेसिक कैसे चेंज हो रहा है, कुछ एक फैक्टर बताओ जिसके बेसिस पे ये चेंज हो रहा है। स्पॉट प्राइस में चेंज होने के चलते दैट उसका इज़ जो है वन, प्रीमियम भी। करेक्ट। स्पॉट रेट जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे 7 8 9 हो रहा है, तो वैसे वैसे जो स्पॉट रेट है, मान लो ये ऑप्शन का रेट है, ठीक है, और ये शेयर का स्पॉट रेट है, शेयर स्पॉट, ठीक है, ये जैसे जैसे चेंज होगा, ओके, 100 का मान लो, ये 100 का स्पॉट रेट था, 7 से 8 हो गया, तो मार्केट भी बढ़ के मान लो 101 पॉइंट समथिंग हो गया होगा, ठीक है, 101.5 ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर यहाँ पे सिमिलरली ये 103 हो गया होगा, ठीक है। एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, स्टॉक का रेट कितना बढ़ रहा है और ऑप्शन का रेट कितना बढ़ रहा है, ठीक है, पूरा सेम बढ़ता नहीं है, ठीक है, मतलब जितना अमाउंट स्टॉक बढ़ रहा है उतना अमाउंट ऑप्शन नहीं बढ़ता है। ओके, बट मैंने एक चीज़ तो दिखाया है, ऐसे ऐसे होते 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 ऑप्शन में देखोगे, ये तो एक फैक्टर हो गया जो स्पॉट का रेट फैक्टर यूज़ करता है, ठीक है, तो स्पॉट एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है ऑप्शन के प्राइसिंग को, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइसिंग, स्पॉट रेट्स, ठीक है, ये तो अफेक्ट करती हैं। दूसरा, जो भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो उनको पता होगा कि ऑप्शन का जो वैल्यू है, ये जो 7 रुपया है, ठीक है, अगर वो आउट द मनी ऑप्शन हुआ, ठीक है, आउट द मनी अगर ऑप्शन हुआ, तो एंड में वो आते 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 ज़ीरो हो जाता है, ये जो 7 का वैल्यू है वो ऑप्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, फिर से दिखा रहा हूँ, देखो। अच्छा, एक एग्जांपल लेके देखिए यहाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्लियरली समझ में आएगा। ऑप्शन, हाँ देख लो, रिलायंस का ले लेते हैं, रिलायंस नहीं तो इंडिया इंडेक्स फ्यूचर का ही रख लेते हैं, रुको, ऑप्शन इंडेक्स, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी पे ले रहा हूँ। एक्सपायरेशन डेट इज़, देखो आज है 21 तारीख, ठीक है, आज है 21 तारीख, एक्सपायरी है 22 तारीख को, एक एक्सपायरी कल को एक्सपायरी है, ठीक है, एक है 19 तारीख को एक्सपायरी, सॉरी 29 का। हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक 22 तारीख का, एक 29 तारीख का, ठीक है। कॉल ऑप्शन है, प्राइस है मान लो, मैं ले रहा हूँ, मार्केट में अभी चल रहा है 43,800 के आसपास, सो आई एम टेकिंग इट एट 43,600, ठीक है। तो इसका मतलब समझा सकते हो मुझे, 22 जून 2023 को का एक्सपायरी है, कल का एक्सपायरी है, 43,600 है, बैंक निफ्टी मतलब जो स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक प्राइस है वो 43,600 है, ठीक है। ऑप्शन का प्राइस अभी चल रहा है 289.60, मतलब क्या है, इसका प्रीमियम चल रहा है 289.60, ठीक है। इसको ले लेता हूँ, कंपैरिजन मुझे करनी है,
देखो किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे इमीडिएटली पूछो, बाद में भी पूछ सकते हो बट इमीडिएटली पूछो सो दैट वो डाउट तभी के तभी क्लियर हो जाए। सो बेसिकली बोल रहा है देखो ये हो गया 22 जून का एक्सपायरी का, ठीक है, 22 जून के एक्सपायरी का 43,600 जो स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से, ठीक है। ये सब पूरा रेलेवेंट है, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या फिर अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, सब जगह से ये रेलेवेंट है, ठीक है। मैं सेम ही पूरा ले रहा हूँ, ठीक है, सेम ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, सेम स्ट्राइक प्राइस 43,800 या फिर 600 पे, बस 29 तारीख का ले रहा हूँ। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जो ऑप्शन के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, और क्या वो क्या क्या कैसे कैसे वो जैसे चेंज होते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं। देखो कंपैरिजन करते हैं। देखो सेम है, बैंक निफ्टी है, ये भी बैंक निफ्टी है, ये इसका स्ट्राइक रेट कॉल ऑप्शन है, ये भी कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक रेट है 43,600, 43,600। अच्छा, इसका अंडरलाइंग एसेट क्या है, बैंक निफ्टी, ठीक है। अच्छा, अभी बैंक निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, लिखा होगा स्पॉट प्राइस, देखो लिखा है 43,766.5, ठीक है। तो स्पॉट है, ये लिख लेता हूँ मैं, स्पॉट प्राइस है 43,766.5। ओके, दोनों जगह पे सेम है, देखो 43,760.5। ओके, क्योंकि बिकॉज दोनों का अंडरलाइंग एसेट सेम है, बैंक निफ्टी है। अच्छा, बट इसका देख सकते हो, इसका प्राइस 474 पे चल रहा है, इसका प्राइस 289 पे चल रहा है, ठीक है। ये क्यों चल रहा है बता सकते हो? दोनों का सेम है, बस ये एक दिन का गैप है, सॉरी यहाँ पे 22 जून का है, ये 29 जून का, एक वीक का गैप है, ठीक है, एक हफ्ते का गैप है। एक हफ्ते के लिए ये 289 पे चल रहा है, ये 474 पे चल रहा है, ये क्यों चल रहा है बता सकते हो? सर एक का एक्सपायरी कल है तो उसमें ज्यादा चेंजेस आने का संभावना नहीं है, और एक के लिए टाइम बचा करेक्ट। हुआ है तो हो सकता है कि वो प्राइस फ्लक्चुएशन हो और इसलिए उसमें प्राइस ज्यादा है। यस, करेक्ट। सो बेसिकली देख सकते हो, तुम अगर थियोरेटिकली अगर सिर्फ देखोगे, सिर्फ तुम ये आर्ग्यू करोगे कि स्पॉट प्राइस 43,766.5 है, और अपना क्या है, जो ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन प्राइस नहीं, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कितना है 43,600, ठीक है, स्पॉट प्राइस है 766, स्ट्राइक प्राइस है 43,600। ऐसा इसको एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए नॉर्मली ऑफलाइन? सर इससे तो घाटा हो जाएगा ना। प्रीमियम को छोड़ दो, अभी प्रीमियम 289 पे चल रहा है, अब उसको छोड़ो। नॉर्मली बस स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कॉल ऑप्शन अगर है तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, तब पर क्या? तब पर भी नहीं करना चाहिए। क्यों? सर 43,600 पे है स्ट्राइक तो ये प्राइस, उससे स्ट्राइक प्राइस 43,600 पे है, करंट स्पॉट प्राइस 43,766 पे है, इसको एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं? सर हाँ एक्सरसाइज कर लेंगे, सौ कर रुपये लेंगे, का फायदा होगा। ठीक है, वन हम्म, 166 का फ़ायदा होगा। तो ये बेसिकली इन द मनी ऑप्शन है, करेक्ट, आइडल तो इन द मनी ऑप्शन है।
बट इसको इसीलिए देख सकते हो। बट 289 पॉइंट फ़ायदा कितने का हो रहा है, 166.5 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू गेन और ग्रॉस गेन जिसको बोलते हैं, इट विल बी 166.5। ठीक है, बट एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे 289.6 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, बिकॉज जो एक दिन का टाइम अभी बचा है, ठीक है, जो एक दिन का टाइम बचा है उसमें कुछ भी हो सकता है। ये जो 43,600 स्ट्राइक प्राइस तो फिक्स है, ये जो स्पॉट रेट है 43,766.5 है, ये में भी जाके 43,900 तक जा सकता है, जो ये है प्राइस। ठीक है, ये जाके बढ़ते बढ़ते 43,900 तक जा सकता है। ठीक है, या फिर कुछ और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, नीचे भी जा सकता है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक चांस है कि ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो गेन कितना होगा, 300। ठीक है, तो एक बीच में एक टाइम वैल्यू इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको बोला जाता है थीटा। ठीक है, हम पढ़ेंगे, ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ेंगे, उस पर ये डिटेल में आएगा। बट इसको बोला जाता है थीटा बेसिकली। ठीक है, ये अफेक्ट करता है, देख सकते हो 289.60 इसीलिए है। और यहाँ पे देख सकते हो 474 है, बिकॉज एक हफ्ते के बाद ये एक्सपायर होगा। ठीक है, तो एक हफ्ते तक ये प्राइसेस कुछ और भी हो सकते हैं, 43,900 ना होकर मे बी 44,000 समथिंग कुछ बढ़ के कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, गिर भी सकता है। ठीक है, बट टाइम वैल्यू है, तो कुछ टाइम है इसका, तो 474 है। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है, तो ये 166.5 तो ट्रेड हो रहा है, गेन जो हो रहा है, प्लस सम टाइम वैल्यू मिला के 289.6 पे ट्रेड हो रहा है। करेक्ट, जिसको बोला जाता है थीटा। ठीक है, ये टाइम वैल्यू को बोला जाता है थीटा, कि मतलब जितना टाइम ज़्यादा है उतना ज़्यादा टाइम वैल्यू, जितना कम टाइम है उतना कम टाइम वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये अगर कल का अगर देखेंगे ना, कल आकर इसको ये ऑप्शन को देखेंगे, तो ये 289.60 से बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया होगा, ऑलमोस्ट इसके आसपास होगा, 166.5 से मतलब 200 के आसपास आ गया होगा। वोलेटिलिटी देख रहे हो, आज 289.6 है। ठीक है, तुम अगर मान लो कि 100 ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है, तो तुम कितने में लोगे, 28,960 पे आज ले रहे हो। ओके, कल बस वेट करो, कल तक ये 200 आ जाएगा, अगर मार्केट में आज कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ तो कल तक ये 200 पे आ जाएगा। ठीक है, तो 200 पे आ गया तो तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000, स्ट्रेट अवे 8,960 का लॉस। ठीक है, बढ़ भी सकता है अगर मार्केट अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया आज। ठीक है, 43,766 जो है अभी, ये अगर बढ़ के 43,900 हो गया आज, ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ सकता है वैसे ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, मान लो 300 का प्रॉफिट पे आ गया। ठीक है, ये प्राइस 200 से 300 तक आ गया, 300 या फिर 3500 तक आ गया, मतलब 350 तक आ गया, सो इट विल बी 35,000। तो तुम्हारा प्रॉफिट भी हो सकता है एक दिन में। ठीक है, बट लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्यों कि बिकॉज ऑफ थीटा। ओके, सो थीटा में बेसिकली होता क्या है, देखो, अगर मान लो कि ये जो कल को अगर कुछ प्राइसेस में कुछ चेंज नहीं आई, ठीक है, ये अगर स्पॉट रेट है, ये जो अभी है 43,766, कल को भी उतने में ही रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट उतना उतना ही, एक दो पॉइंट आप आसपास ऊपर इधर उधर होके रह गया। ठीक है, 43,766 पे ही क्लोज हुआ। तो क्या होगा ना, तुम्हारी जो ऑप्शन की वैल्यू है कितने की रह जाएगी, ऑप्शन की वैल्यू एंड में 43,600 है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू ये देखना। ठीक है, अगर कोई फॉलो कर रहे हो मार्केट तो ये देखना कि कल जब मार्केट क्लोज होगा, ठीक है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, जो स्पॉट है उस पर अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन की जो वैल्यू अभी है, ये स्पॉट का वैल्यू है और ये ऑप्शन की वैल्यू जो अभी चल रहा है 289.6 पे। ठीक है, कल मार्केट क्लोज होते 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 इन दोनों का जो डिफरेंस है 166, ऑप्शन की वैल्यू 166 पे आ जाएगी, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ मार्केट में तो। ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो होते होते धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगी। जो भी टाइम वैल्यू है यहाँ पे, कितने का है टाइम वैल्यू, समथिंग 133 समथिंग। ठीक है, 123।
वो धीरे 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 आके ज़ीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बिकॉज टाइम वैल्यू क्यों है कि मार्केट में कुछ और हो सकता है एक दिन में, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक आते आते, ठीक है, बिकॉज जो अगर कल कल तो एक्सपायरी है ना, कल मार्केट मतलब ये जो ऑप्शन है वो वर्टलेस हो जाएंगे, कल एक्सपायरी है, 22 जून है, ठीक है, कल एक्सपायरी है। तो कल तक अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो ये 289.60 है, ये 166 पे आके क्लोज होगा, ठीक है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 43,766 ही रहा तो। अच्छा, मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, मुझे इसका आंसर देना, ठीक है। पुट ऑप्शन है, स्ट्राइक पुट ऑप्शन है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस है 100 का, ओके। फिर अभी स्पॉट रेट है, शेयर स्पॉट, शेयर का स्पॉट है, इसका हम डिटेल में लिखाएंगे, ठीक है, जब ये पढ़ेंगे अपना ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बस अभी समझा रहा हूँ क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज बाइनोमियल मॉडल समझने में आसानी होगी, बाकी वो समझने वाली कुछ है नहीं उसमें। चलो, शेयर का स्पॉट रेट अभी है मान लो कि 95 है, ठीक है, शेयर का स्पॉट रेट 95 है, पुट ऑप्शन है 100 का, ओके। तो फिर अभी स्पॉट रेट है 95, फिर ये बढ़ते बढ़ते, ठीक है, 95 था, ये स्पॉट है, और ऑप्शन का प्रीमियम था, पुट प्रीमियम है मान लो 7 रुपया या 8 रुपया है, ठीक है। स्पॉट रेट 95 था, ठीक है। स्पॉट बढ़ते 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 130 तक चला गया, ठीक है, ये 130 हो गया, अभी बीच में ही 130 हो गया है, अभी यहाँ तक और टाइम बचा है 3 महीना तक, ठीक है, ये 0 to 3 मंथ्स तक है। हमारा स्ट्राइक प्राइस है 100, पुट ऑप्शन है, तो ये इन द मनी जा रहा है या आउट द मनी जा रहा है? आउट द मनी। आउट द मनी जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन का वैल्यू है यहाँ पे जो था 8 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये 3 या 4 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 3 या 4 ने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मान लो ये तीन तीन मान लो कि 3 रुपये में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन है, जो प्रीमियम में होता है, प्रीमियम ही ट्रेड होता है, ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम 8 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ तक आते आते वो 3 रुपये में ट्रेड हो रहा है, 3 या 2 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 रुपया में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा है था, आ गया, हाँ, जो लिखा है था ना 166.5 प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है, जो 166.5 जो बोला था इन्वेस्टमेंट वैल्यू गेन, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। सो मुझे बता सकते हो कि ये 2 रुपया में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितना टाइम वैल्यू है? ये आउट द मनी है, 130 हो गया है स्पॉट का प्राइस, और हमारा ऑप्शन अभी भी 100 रुपये में, स्ट्राइक प्राइस 100 का है, तो ये 2 रुपये में ट्रेड हो रहा है। तो इसमें बता सकते हो कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितना टाइम वैल्यू ऑफ मनी है? इंट्रिंसिक जीरो। करेक्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो होगा, बिकॉज इस पर ये आउट द मनी ऑप्शन है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और टाइम वैल्यू बाकी पूरा जितना है 2 है, पूरा टाइम वैल्यू है। अच्छा, एक चीज़ देख सकते हो कि जैसे 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 आगे बढ़ेगा, अच्छा 100 रुपये का हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये से गिरेगा, मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये से गिरेगा तभी जाके हम ये ऑप्शन का एक्सरसाइज करेंगे, करेक्ट, पुट ऑप्शन है। मार्केट अगर 100 रुपये से गिरेगा तभी जाके हम ये ऑप्शन का एक्सरसाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, करेक्ट। यहाँ पे 130 है, यहाँ तक आते आते अगर वो 99 को भी आता है तभी जाके ही वो ऑप्शन के एक्सरसाइज, ऑप्शन इन द मनी में जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 रुपया है, मान लो ये आते आते यहाँ तक मे बी 3 रुपये तक आ जाए, ठीक है, हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन का जो अभी ये इन द मनी में आ गया, आउट द मनी से इन द मनी में आ गया। बट अगर ये नहीं आ रहा है, सोचो 130 तक चला गया है मार्केट, ठीक है, मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, ओके, तो कुछ चांसेस है क्या ये नीचे आ सकते हैं? बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज ये
ऑलमोस्ट बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है, कुछ इसका हो नहीं सकता। और तो इसीलिए इस केस में क्या होता है कि ऑप्शन का जो वैल्यू है 2 रुपया, ये धीरे 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 1.5 0.5 0.01 0.0001 ऐसे होते 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 एंड में आके पूरा ज़ीरो हो जाएगा ऑप्शन का वैल्यू, ठीक है। तो तुमने अगर यहाँ पे 2 रुपये में के प्राइस यूज़ करके तुमने अगर 1 लाख लगाया था, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे ज़ीरो होके पूरा 1 लाख का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, 1 लाख का पूरा लॉस। समझ रहे हो ऑप्शन कितना रिस्की है? मतलब अगर तुम्हारा आउट द मनी 8 रुपया तुमने लगाया था यहाँ पे, ठीक है, 2 रुपया में छोड़ दो, 2 रुपये में तो आउट द मनी में चले गए थे तुम। 2 रुपये में सपोज तुम चले गए थे, तुम थे 95 में प्राइस था, ठीक है, तुम 8 रुपये का प्राइस चला था, तुमने 1 लाख लगाया था, वो धीरे 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 आउट द मनी में चला गया, 130 पे चला गया, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम आउट द मनी, बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। तो जितना 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 और बढ़ते 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 जाएगा, उतना लॉस होगा, उतना और ज़्यादा आउट द मनी में जाएगा, ठीक है। तो ये 8 से 2 रुपये में आया, ठीक है, 2 से होते 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 तुम अगर 1 लाख यहाँ पे लगाए होते तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाती। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बस अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, इस पे बोलो। सर जो प्रीमियम देता है सिर्फ वही उसी का लॉस होगा। मान लीजिए शुरू में 8 रुपये, तो अगर अब वो आउट ऑफ द मनी चला गया, मतलब थ्रू आउट दी आउट ऑफ द मनी चला गया, हम्म। तो उसका वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। हम्म। तो वो 8 रुपया ही, मान लीजिए 100 का अगर लॉट रहा, हम्म। तो 100 × 8, 100 रुपया हम्म। का लॉस होगा। तो हाँ नहीं, तो फिर ये जनरली क्यों बोला जाता है कि ऑप्शन ऑप्शन में बहुत ज्यादा लॉस होता है? क्योंकि तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हें अगर 100 रुपया है तो तुम 800 रुपया लगा रहे हो, ठीक है। 800 रुपया थोड़ी ऑप्शन में तो ये बाकी अंडरलाइंग एसेट का तो कुछ रिस्क नहीं है ना, अंडरलाइंग एसेट पे तुम पैसा नहीं लगा रहे हो, तुम लगा रहे हो सीधा ऑप्शन पे। तो तुम्हारे पास अगर 1 लाख है, तुम ट्रेड करने गए हो, ठीक है, तो तुम ऐसे ट्रेड करोगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 करके, जितने भी लॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी लॉट्स हो रहे हैं, तो तुम पूरा 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए 8 रुपया पे। इन्वेस्ट मतलब ट्रेड कर दिए, ठीक है, कि ऑप्शन खरीद लिए, पुट ऑप्शन खरीद लिए। ओके, समझ में आ रहा है? 1 लाख, पूरा 1 लाख का तुम खरीद लिए 8 रुपये में। ओके, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, मार्केट अगर गिरता तो तुम्हें फ़ायदा होता, जैसे बढ़ते जाएगा जितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन है, ठीक है, तो बढ़ेगा तो तुम्हें लॉस होगा, गिरेगा तो अभी जाके तुम्हें फ़ायदा होगा। ओके, तो जितना ज़्यादा गिरा 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 गिरा, ये वैल्यू 8 रुपये का वैल्यू ज़ीरो हो गया, तो तुम्हारा 1 लाख का वैल्यू भी ज़ीरो हो गया। आया समझ में? यस सर। ओके। सर इसमें हम्म। इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो कैसे? बिकॉज ये आउट द मनी ऑप्शन है, देखो 130 तुम्हारा 95 का हमारा स्पॉट का प्राइस था स्टार्टिंग में, ठीक है, बट यहाँ तक आते आते वैल्यू हो गया 130 स्पॉट रेट, ठीक है, जो शेयर का स्पॉट रेट है वो 130 हो गया। ओके, तो मुझे बताओ, ऑप्शन को यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 100, पुट पुट ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस 100 है, और एक्चुअल एक्सेट का प्राइस है 130। इसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? पुट ऑप्शन है। नहीं करेंगे सर, नहीं 40 करेंगे। रुपीज का लॉस हो जाएगा। नहीं करेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू, प्राइस नेगेटिव में तो नहीं जा सकता ना ऑप्शन का, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ज़ीरो, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका इसीलिए ज़ीरो होता है बिकॉज प्राइस नेगेटिव में तो नहीं जा सकता। नेगेटिव में 30 रुपये का लॉस दिखा रहा है हमारा, तो नेगेटिव में तो नहीं जा सकता बिकॉज हमारे पास ऑप्शन है। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया ज़ीरो। बाकी जितने में ट्रेड हो रहा है, 2 रुपये में ट्रेड हो रहा है, वो है टाइम वैल्यू, बिकॉज जितना टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है ना अभी भी, ठीक है, 2 महीने या जो भी बचा है ना अभी भी, तो 2 महीने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक एक दिखाऊं, एक आउट द मनी ऑप्शन दिखाऊं, रुको। अभी मार्केट चल रहा है 43,766 पे, हम लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, देखो स्ट्राइक प्राइस मैं ले रहा हूँ, ये कॉल ऑप्शन है, तो मैं ले रहा हूँ मान लो 44,000 समथिंग पे, या फिर 45,000 में ले रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट नो ट्रेड हो रहा है कि नहीं 45,000 पे। आया क्यों नहीं, 43 भी अभी तक है।
एक सेकेंड ना। देखो प्राइस है 34, 34 रुपया प्राइस है, ठीक है। कॉल ऑप्शन है 45,000। मार्केट अभी चल रहा है 43,766 पे, ठीक है। स्पॉट है मार्केट का 43,766.5। कॉल ऑप्शन 45,000 है, तो ये कॉल ऑप्शन इन द मनी है या आउट द मनी है? आउट। आउट द मनी, एक्सट्रीम आउट द मनी है, ठीक है। बिकॉज 45,000 कहाँ, 43,766 कहाँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 1,400 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो 29 तारीख तक मतलब कितना, एक हफ्ता, एक हफ्ते में अगर ये 43,766 जो अभी मार्केट का प्राइस है, ठीक है। कॉल ऑप्शन में क्या है कि जितना बढ़ेगा हमें उतना फ़ायदा है, ठीक है। तो ये जो स्पॉट का रेट है 43,766, ये अगर 45,000 को क्रॉस करके ऊपर गया तभी जाके ये ऑप्शन की कुछ वैल्यू बचेगी। अदरवाइज़ ये जो ऑप्शन अभी 34 रुपये का दिख रहा है ना, ये अभी मार्केट खुलने दो, ये और गिर जाएगा। देखो कल गिरा है 14%, ठीक है। अभी मार्केट गिरने दो और 20% या कुछ गिर जाएगा, ठीक है। ये गिरते 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 एक हफ्ते के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। 34 रुपया जो अभी दिखा रहा है वो गिर के ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर तुम 1 लाख लगा रहे हो 34 रुपया पे, तो तुम्हारी वैल्यू एक हफ्ते के बाद ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो सर ये तो टोटल स्पेकुलेशन ही है, मतलब नहीं, इसमें स्पेकुलेशन क्या है? ज्यादा। स्पेकुलेशन देखो वो आएंगे यूजेस कैसे हैं, ठीक है, ऑप्शन के। यहाँ पे स्पेकुलेशन नहीं है, तुम्हें पता ही है। बिकॉज ये 45,000 जो है, मार्केट 45 एक हफ्ते में 45,000 तक जा नहीं पाएगी, तो 34 जो अभी है स्पेकुलेशन है। हमारे जो ऑप्शन है पूरा स्पेकुलेशन ही है, ठीक है। कि फ्यूचर का प्राइसेस क्या होगा, उसकी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर के प्राइसेस क्या रहेंगे, तो उसके हिसाब से ऑप्शन के प्राइसेस क्या होंगे, तो उसके हिसाब से ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में देख सकते हो कि एक छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है प्राइसेस, ठीक है। आज अगर हो भी सकता है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, जो 43,766 है, मान लो कि आज कुछ न्यूज़ आ गया मार्केट में, कुछ आरबीआई का बहुत अच्छा कुछ अनाउंसमेंट आ गया, या फिर बैंकिंग रेगुलेशंस चेंज हो गए, ऐसा कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो 43,766 में कल क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी मार्केट, ये बढ़ते बढ़ते आज मे भी मान लो 1,000 रुपया 1,500 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। और ये जो 43,766 है, ये 45,200 कुछ ऐसा हो गया, ओके। तो ये जो 34 है ना, इसका वैल्यू अभी बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब एक दिन में सोच सकते हो, ठीक है। अगर हो गया तो ये 34 का वैल्यू में भी बढ़ते बढ़ते में भी हो सकता है 400, 300, 400 तक पहुंच जाए। तो तुम अगर 1 लाख लगाए हो सकता है कि 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख मिल जाए, अगर इतना हो जाए तो, ठीक है। जो कि पूरा हाइपोथेटिकल है। 1,500 पॉइंट अगर बढ़ गया, मान लो कुछ ऐसा हो गया, तो तुम्हारा 34 का अगर 1 लाख लगाए हो तो मे बी 2 लाख, 3 लाख हो सकता है एक दिन में। बट रिस्क देखो, अगर नहीं हुआ कुछ भी तो ये ज़ीरो हो जाएगी, इसकी ये जो ऑप्शन है 34,000, इसकी वैल्यू पूरा ज़ीरो, तो तुम्हारा 1 लाख पूरा कैपिटल ही गायब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अगर देखोगे पुराना कोई एक ऑप्शन देखें इसका, रुको चार्ट है तो क्या, इसका चार्ट, चार्ट दिया नहीं है क्या? अच्छा छोड़ो, समझ में आया ना ऑप्शन कैसे फंक्शन करता है। यस सर। बेसिकली जो टाइम यस वैल्यू सर। है, जो टाइम वैल्यू है वो धीरे 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 गिरते 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 गिरते, अगर वो इन द मनी है, ठीक है, इन द मनी हो आउट द मनी हो, एंड तक आके आते आते टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अगर इन द मनी है तो उसका कुछ वैल्यू रहेगा ऑप्शन का, या फिर अगर आउट द मनी है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ में हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कि ऊपर कहाँ लिखा था हमने, फैक्टर्स अफेक्ट, अच्छा नीचे लिख लेता हूँ, रुको। ठीक है, तो ये सब ने, इन सब से हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइसिंग,
पहला तो है स्पॉट रेट ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ये ऑफ कोर्स पूरा स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। फिर मान लो अपना जितना भी एक्सरसाइज प्राइस है, बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस हमने यहाँ पे हमारा कितने का था, 100 का, ठीक है। अगर एक्सरसाइज प्राइस हम 125 के आसपास का खरीदते, स्टार्टिंग में 125 के आसपास का खरीदते, और ये मार्केट इतना ऊपर गया है, फिर भी यहाँ पे कुछ चांसेस हैं। 125 का अगर एक्सरसाइज प्राइस है, बस 5 रुपया ही बढ़ा है, मे भी हो सकता है कि यहाँ तक आते आते गिर जाए, क्योंकि पुट ऑप्शन था, ठीक है, तो गिरेगा तो फायदा होगा। तो यहाँ पे तो 5 रुपये का बढ़ा है, हो सकता है कि यहाँ तक आते आते 6 रुपया गिरने का चांसेस है ज़्यादा, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्राइस भी एक अफेक्ट करती है ऑप्शन के प्राइसेस को, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा टाइम टिल एक्सपायरी। कितना टाइम बचा है अभी, जो इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। मेजर ये फैक्टर्स और वोलेटिलिटी, कितना वोलाटाइल है। वोलेटिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, बट हाँ कि स्टॉक जितना वोलाटाइल है, ठीक है, तो ऑप्शन के प्राइसेस उतने वोलाटाइल होंगे। चलो अब चलते हैं ब्लैक शोल्स मॉडल। बाइनोमियल मॉडल ख़त्म हुआ, ठीक है, ब्लैक शोल्स मॉडल पे चलते हैं। ठीक है, ब्लैक शोल्स मॉडल क्या करता है, इन सारे फैक्टर्स को देख सकते हो कि बाइनोमियल मॉडल जो था, ये स्पॉट रेट को कंसिडर करता था, एक्सरसाइज प्राइस को कंसिडर करता था, और प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच लेके फिर हम कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा उसके हिसाब से हम देखते थे कि प्राइस कितना, जो कि सही है एक्चुअली, ठीक है। बट उसमें वो कुछ चीज़ें कंसिडर नहीं करता था बाइनोमियल मॉडल में, जो कि है वोलेटिलिटी, ठीक है। एक स्टॉक ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और एक स्टॉक ऐसे ऐसे परफॉर्म करता है, मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटिल है, ऊपर जाता है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। ये मान लो ये अदानी है, ये इस बैंक है, इस बैंक बहुत धीरे 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 परफॉर्म करता है, एक स्टॉक ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, सॉरी इसकी सेकंड वाले की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले की कम है, ओके। तो क्या इसका इम्पैक्ट ऑप्शन के प्राइसेस में पड़ना नहीं चाहिए, जिसका ज़्यादा वोलेटिलिटी, जो जो ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसमें ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, तो क्या उसका इम्पैक्ट ऑप्शन के प्राइसेस में पड़ना नहीं चाहिए, ऑफकोर्स पड़ना चाहिए, ठीक है। सो ब्लैक सॉल्ट्स का मॉडल इसीलिए यूज़ किया जाता है। ब्लैक सॉल्ट्स जो मॉडल है, जो हम कैलकुलेशन अभी देखेंगे, ये थोड़ा सा मैकेनिकल अप्रोच है, पूरा मैकेनिकल अप्रोच है। इसके हम डिटेल में फार्मूला डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवन रियल लाइफ में भी इसके कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेटर्स हैं, जिसके बस आपको डिटेल्स, जो भी पैरामीटर्स है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, आपको उस पर पुट करना है, फिर यू विल गेट योर वैल्यूएशन, ओके। इसको डिटेल वैल्यूएशन में नहीं जाना है। ब्लैक सॉल्ट्स मॉडल बेसिकली क्या करता है, ठीक है, 5 फैक्टर्स को ये मेजर कंसिडर करता है, ओके। 5 मेजर फैक्टर्स कंसिडर्ड डर्ड इन ब्लैक सॉल्ट्स मॉडल, ठीक है। क्या क्या है, स्पॉट रेट, स्पॉट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, फिर है टाइम टिल एक्सपायरी, फिर रिस्क फ्री रेट, ठीक है। मार्केट में रिस्क फ्री रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट्स, बेसिकली मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या है, उसके हिसाब से कितना होना चाहिए ऑप्शन के वैल्यूज़, रिस्क फ्री रेट और वोलेटिलिटी, जो कि है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर जो भी है। सो बेसिकली जो ब्लैक सॉल्ट्स मॉडल है, ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके, दोनों ही मॉडल, बाइनोमियल मॉडल भी मार्केट में यूज़ होता है, बट ब्लैक सॉल्ट्स मॉडल बहुत पॉपुलर है, ओके। बाइनोमियल मॉडल इज़ नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। ब्लैक सॉल्ट्स मॉडल को एक्चुअली यूज़ किया जाता है एक्यूरेसी के लिए, बट ये जनरली यूरोपियन ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है ब्लैक सॉल्ट्स मॉडल, ठीक है। और जनरली यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ यूरोपियन ऑप्शंस,
ठीक है। यूरोपियन ऑप्शंस क्या होते हैं पता है? जो एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। ठीक है। जनरली देखो बच्चे ना जिन दो चीज़ों में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़ते तो हैं कि एक्सरसाइज करना, बट मार्केट में ना एक्चुअल में सिर्फ ट्रेडिंग ही चलती है। ठीक है। अगर एंड तक रख रहे हो, पूरा एंड तक, ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज का देख सकते हैं, फिजिकल एक्चुअल सेटलमेंट का। ठीक है। बट जनरली ऑप्शन को यूज़ किया जाता है हेजिंग और ट्रेडिंग के लिए। बस देख सकते हो कि ट्रेड किया जाता है हेज के लिए, यहाँ पे खरीदा यहाँ पे बेच दिया, ऐसे। ठीक है। जैसे फ्यूचर में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है, राइट, फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों। तो इसको 8 पे, सपोज ये जो एग्जांपल लिया था, 8 पे बेचा था, 2 पे खरीद लिया, तो तुम्हारा 6 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। सो इस पर्पज़ के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, ट्रेडिंग के लिए। जनरली एंड तक रख के फिजिकल सेटलमेंट नहीं करते। ओके। सो ब्लैक शॉल्स मॉडल का यूज़ होता है यूरोपियन ऑप्शन के लिए, और बाइनोमियल मॉडल जनरली यूज़ होता है अमेरिकन ऑप्शंस के लिए, बिकॉज अमेरिकन ऑप्शन बीच में कभी भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो दो पीरियड हैं, मान लो ये दो अमेरिकन ऑप्शन हम लोग पढ़े थे, ये 2 साल का है। ठीक है। हमें भी बीच में कहीं एक्सरसाइज करना है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन पता होनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे नोड्स पे इसीलिए कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज अमेरिकन ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। ठीक है। यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ यूरोपियन ऑप्शन। अच्छा, एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, बाइनोमियल मॉडल्स आर जनरली यूज्ड फॉर अमेरिकन ऑप्शंस। ये मे भी क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें पूछ सकते हैं। जनरली यूज फॉर अमेरिकन ऑप्शंस एज दे कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम। ठीक है। चलो अब चलते हैं अपना ब्लैक शोल्स मॉडल है उसके फॉर्मूलाज पे। ठीक है। ब्लैक शोल्स मॉडल क्या बोलता है कि ऑप्शंस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू स्पॉट रेट, मतलब एस, ठीक है, इनटू समथिंग माइनस ई का प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ई जो है, जो अपना एक्सरसाइज प्राइस है, वो फ्यूचर में एक्सरसाइज होगा। ठीक है। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू। ओके। सो इट विल बी ई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। ठीक है। तो स्पॉट रेट इंटू समथिंग माइनस ई बाई ई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी। ई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी से देख सकते हो, ये बेसिकली हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, ई का प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। ठीक है। अब ये समथिंग क्या है? स्पॉट रेट मतलब आज कितना रेट है अंडरलाइंग एसेट का। ओके। तो यहाँ पे है स्पॉट इंटू एन डी वन, ठीक है, एंड ई टू द पावर, सॉरी, ई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी इंटू एन डी टू। ठीक है। पहले से बोल रहा हूँ, ये मैकेनिकल अप्रोच है। यहाँ पे एक चीज़ पूरे एस एफ एम में, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, वन ऑफ द फॉर्मूला जिसको याद रखने हैं। ठीक है। बाकी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो उसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। मान लो मे बी मैं कोशिश करूँगा कि जितना कम फॉर्मूलाज हो सके, बिकॉज आईसीए के हिसाब से देखोगे तो कुछ 40-50 फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जब रट्टा मारने को बोलूँ तो मे बी 8-10 तक रखूँ, लिमिटेड टू 8 और 10। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला जो याद रखने होंगे। ओके। सो स्पॉट इंटू एन डी वन माइनस ई टू द ई डिवाइड बाई ई टू द पावर आर टी इंटू एन डी टू। ओके। बेसिकली यहाँ पे एन डी वन का मतलब क्या है कि, लिख लेता हूँ पहले, एन डी वन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एन बेसिकली है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। क्यूमुलेटिव क्यों है, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे।
देख सकते हो। अच्छा, D1 क्या है यहाँ पे? D1 के लिए है नेचुरल लॉग ln, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ s डिवाइडेड बाय e प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू t प्लस आर टी डिवाइडेड बाय रूट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ t। ठीक है, डर मत जाना फॉर्मूला देख के। ओके, हम आएंगे इस पे। बेसिकली बोल रहे हैं कि लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, सॉरी, स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्सरसाइज प्राइस प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी प्लस आर टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू टी का रूट ओवर। ठीक है, ये D1 है। मैं पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि करना क्या है। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूलाज, ये तीन फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। स्पॉट इंटू ND1 माइनस ई डिवाइड बाई e इंटू ND2। D1 का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा और D2 का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। D2 इज D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू रूट ओवर ऑफ टी। ठीक है, D2 इज ये याद रख सकते हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ टी है। D1 माइनस रूट ओवर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ टी। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, ये है क्या एग्जैक्टली देखो, ऑप्शन के वैल्यू में हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल n, मतलब नॉर्मल, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का ये ले रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये सब डिटेल में लिखवा दें। ये है क्या? ऑप्शन का तो वैल्यू है, एस में हो गया स्पॉट रेट। ठीक है, एस इज योर स्पॉट प्राइस, ई इज एक्सरसाइज प्राइस, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, आर इज रिस्क फ्री रेट, टी इज टाइम टिल एक्सपायरी। कितना टाइम बचा है? ठीक है, और बाकी हो गया सब कुछ, इतना ही तो है। ठीक है, एल मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है कि, अच्छा, नेचुरल लॉग ln x अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूसली कंपाउंड होते होते, ठीक है, कंटिन्यूसली कंपाउंड होते होते x तक पहुँचने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। कंटिन्यूसली कंपाउंड होते होते x तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये वो है नेचुरल लॉग का मतलब होता है। एनीवेज, ये सारे फैक्टर्स सब कुछ क्वेश्चन में दिए होंगे। जनरली ब्लैक सोल्स का मॉडल अगर क्वेश्चन है तो ये सब कुछ दिया होगा। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। ओके, इसके फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है उसके डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एक्चुअली ऐसे कुछ यूज़ होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में मॉडल्स हैं इसके, सिर्फ उस पे मॉडल पे ये जो पैरामीटर्स हैं मॉडल पुट करके आंसर निकालना होता है, जो वैल्यूएशन निकालनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद है D1 D2। तो आप बोलोगे कि D1 D2 तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला पुट करके, क्योंकि लॉग इतना है, ये सब सब कुछ दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन टी आर टी ये सब दिया होगा। D1 D2 तो निकाल लेंगे। फिर ND1 और ND2 कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? D1 तो फॉर्मूला में है, D2 भी फॉर्मूला बेस्ड है, निकाल लेंगे। ठीक है, तो ND1 और ND2 कैसे निकालेंगे? अगर याद है किसी को, N बेसिकली क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है, ठीक है, हम बोलते थे ये ज़ीरो है, मतलब जीरो मतलब जो तुम्हारा म्यू है एवरेज है, ये मीन है। फिर ये जाता था नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ये जाता था पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर ये याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। फिर हम निकालते थे z की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे z मतलब म्यू डिवाइडेड, म्यू माइनस जो फैक्टर है म्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मतलब हम एक फैक्टर यहाँ पे z का डालते थे। ठीक है,
हम बोलते थे कि हमारा जो फैक्टर है अभी वो यहाँ से मतलब एवरेज से म्यू से कितना स्टैंडर्ड डिवीजन दूर है। ठीक है, हम बोलते थे कि हमारा जो ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये जो एक्स जो फैक्टर है वो अपने म्यू से ऑन एवरेज से कितना स्टैंडर्ड डिवीजन दूर है। ठीक है, ये सब रेलेवेंट नहीं है। बेसिकली हमें क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, क्वेश्चन में दे दिया होगा कि ये फैक्टर, ये दे देगा फैक्टर। ठीक है, बोलेगा कि सिंगल टेल, इसको एक टेल बोला जाता है। ठीक है, ये एक टेल है और ये एक टेल है। ठीक है, ये बोला जाता है टेल्स, लेफ्ट टेल है, ये राइट टेल है। ठीक है, तो दो टेल्स हैं। ओके, तो हमारा जो D1 का वैल्यू निकाला ना, हमें बेसिकली इसका क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के लिए चाहिए क्या होता है कि हमें इतने का एरिया चाहिए, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इतने का एरिया, एरिया का वैल्यू चाहिए, इतना एरिया का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये एरिया का वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है? ये एरिया, पूरा एरिया, मतलब एक टेल को छोड़ के, राइट साइड टेल को छोड़ के हमें बाकी एरिया का वैल्यू चाहिए। राइट साइड में जेड का मतलब है, यहाँ पे आ गया D1। ठीक है, D1 का वैल्यू आ गया, तो हमें D1 का छोड़ के, मतलब ये साइड का छोड़ के बेसिकली हमें ये एरिया का वैल्यू चाहिए। हमेशा याद रखना इसका वैल्यू होता है 0.5 और इसका वैल्यू होता था 0.5, दोनों मिलके एक बनते थे, 1 बनते थे। ठीक है, ये पूरा टोटल का वैल्यू 1.5, ये पूरा टोटल का वैल्यू 0.5। ठीक है, तो बेसिकली जितना रेड किया है हमें उतने का वैल्यू चाहिए। अगर क्वेश्चन में इसका दे दिया है, ठीक है, ये पार्ट दे दिया है, ओके, जो ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका वैल्यू सपोज बुक में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है, क्या हम रेड का पार्ट निकाल सकते हैं? सिंपल, अगर इफ गिवन इन बुक, इफ गिवन इन क्वेश्चन, देन जस्ट वी हैव टू डू 1 माइनस ब्लू पार्ट। करेक्ट, बस ये करना पड़ेगा। ये डू है, ठीक है, D0 नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हमें बेसिकली ये रेड पार्ट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये ब्लू पार्ट का क्वेश्चन में अगर दिया है, टोटल का वैल्यू 1 है, अगर ब्लू पार्ट का दिया है तो रेड पार्ट का वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस ब्लू पार्ट। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ये मैकेनिकल अप्रोच है, जब रिवाइज भी करोगे तो इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये फॉर्मूलाज बस याद रखना, जो भी फॉर्मूलाज मैंने लिखा है, कहाँ गया, हाँ, ये एक फॉर्मूला है। ओके, ये वन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। बस इन तीनों को, फॉर्मूला को याद रखो और बाकी एंड में ही समझ लो कि ये D1 D2 तो निकल गया, फिर D1 D2 से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। ठीक है, फिर तुम्हारा काम ख़त्म। इसके बाद ब्लैक शोल्स मॉडल पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक, हाँ यही तो है, 57। ठीक है, और कुछ तो था। हम्म, बस ई का वैल्यू और
ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर सर्टन स्टॉक, कुछ एक स्टॉक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालो बोला है। प्राइस ऑफ अ स्टॉक नाउ, स्पॉट रेट दे दिया है 80, एक्सरसाइज प्राइस दे दिया है 75, ठीक है। तो एस दे दिया, ई दे दिया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कंटिन्यूसली कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया है, मेच्योरिटी पीरियड दे दिया है 6 महीना, एनुअल इंटरेस्ट रेट दे दिया है 12% RF, ओके। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन, ये वाला पार्ट बाद में आएंगे हम, ठीक है, ये वाला पार्ट हम बाद में आएंगे। पहले इसका कैलकुलेशन होगा, ये जो पार्ट है इसका कैलकुलेशन होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। बट पहले D1 और D2 तो निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज़ करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके पहले D1 और D2 निकाल लेते हैं, ओके। इसको अच्छा देखो, D1 के लिए D1 D1 का फॉर्मूला क्या है, नेचुरल लॉग S डिवाइडेड बाई E प्लस, ठीक है, नेचुरल लॉग S डिवाइडेड बाई E प्लस, समझ में आ रहा है ना। मैं बस D1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर D2 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला यूज़ करके, जो फॉर्मूला है बस पुट करके निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा, ओके। सो D1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग S डिवाइडेड बाई E प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू T प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस R इंटू T डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू T का रूट ओवर, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे इसको कर सकते हैं कि लॉग नेचुरल लॉग ऑफ S डिवाइडेड बाई E मतलब कितना है 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 0.40, सो 0.40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू T अपना कितना है यहाँ पे 6 महीना, तो 6/12 प्लस R है 12%, तो 0.112 इंटू 6/12 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन अपना है फिर से 0.40 इंटू रूट ओवर 6/12 का, 6/12 मतलब 0.5 का रूट ओवर, ओके। बताओ कितना आ रहा है आंसर। लॉग 80/75 का दे दिया है, देख सकते हो 1.0667, ठीक है। सारे कोशिश करो, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट सिर्फ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है, दैट्स इट। मोनिका, लिप्सा, मिहिर हो रहा है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या। बस फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आंसर आया किसी का। 0.587। 0.58, ओके 0.58 ले रहा हूँ।
0.587 आ रहा है, 7 आ रहा है या क्या, कितना आ रहा है? 0.4 इंटू, 587 रुको मैं ही कर लेता हूँ। तो log ऑफ 80/75 मतलब log ऑफ 1.0667 दे दिया है वैल्यू 0.040646 प्लस 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 0.04 प्लस 6/12.06 डिवाइडेड बाय 0.5 का रूट इंटू 0.4 0.2828 तो ये होके आ रहा है दिस 0.44 आ रहा है। 0646.04 प्लस 0.06 कितना आ रहा है? 646 0.582 आ रहा है। 0.582 करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये D1 का वैल्यू आ गया। फिर D2 का वैल्यू है बेसिकली D1 माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन रूट ओवर मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ T। तो D1 हमारा निकल गया है 0.5820 माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 0.40, तो 0.40 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ 6/12, 6 महीना है। ओके, ये कितना आ रहा है 0.4, 0.5 का पहले है रूट इंटू 0.4 माइनस 0.5820, 0.2992 सही आया क्या या गलत निकाल लिया? हाँ सर जी। ओके, देखो D1 D2 तो निकल गया। अब मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, स्पॉट इंटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 माइनस ई टू डिवाइडेड बाई ई टू पावर RT इंटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ D2। तो D1 निकल गया है, D2 निकल गया है, स्पॉट तो दिया हुआ है ई टू डिवाइडेड बाई ई टू पावर RT, ये सब है। बस हमें ND1 और ND2 निकालना है। करेक्ट, बस यही है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। कॉम्प्लिकेटेड मतलब समझने की दिक्कत है इसमें। ठीक है, देखो हमें चाहिए, मैंने बताया था हमें चाहिए रेड वाला पार्ट। ठीक है, ब्लू वाला पार्ट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सिंपल 1 माइनस ब्लू वाला पार्ट करके निकाल लो, क्योंकि पूरा टोटल का वैल्यू है 1। दोनों साइड का 0.5, इधर साइड का 0.5, उस साइड का 0.5, दोनों का वैल्यू मिला के एक 1 होता है। ठीक है, अगर एक साइड का दे दिया है, एक साइड का मतलब एक साइड का ब्लू का छोटा सा पार्ट का दिया है वैल्यू, तो बस 1 माइनस उतना करके निकाल लो। ठीक है, बट ये कब होता है, अगर ये ब्लू का वैल्यू एग्जैक्टली दे दिया है। ब्लू का वैल्यू मतलब जो z का वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो D1 का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे D1 का के वैल्यू के हिसाब से अगर दे दिया हो तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन फ्रॉम मीन, मतलब जो z है, ठीक है, z का वैल्यू दिया है, और एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट वन टेल, एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट वन टेल दिया है। ठीक है, वन टेल एक ही टेल का दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक ही टेल का दिया है, लिखा है वन टेल, मतलब एक टेल का दिया है। ओके, उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एक टेल का ही एरिया दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हमें चाहिए था एक्चुअली, एक टेल का अगर दिया है, बाकी का हमें चाहिए वाइट एरिया, जितना वाइट एरिया है, तो 1 माइनस ये ब्लैक एरिया करो, निकल जाएगा। ठीक है, बट D1 अगर एग्जैक्ट देखो यहाँ पे जो Z लिखा है ना, ये बेसिकली हमारा D1 है, D1 और D2 जो भी है। ठीक है, जो फैक्टर है जिसका हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये देखो दिया है 0.25 के लिए इतना है,
0.30 के लिए इतना है, 0.55 के लिए इतना है, 0.60 के लिए इतना है दिया है। ठीक है, हमारा D1 कितना है, 0.5820। करेक्ट, 0.5820 हमारा D1 है। इसने क्या दिया है, वन टेल का वैल्यू दे दिया है 0.25 के लिए, 0.30 के लिए, 0.55 के लिए, 0.6 के लिए। अच्छा, ये अगर वन टेल का दिया है, बाकी रिमेनिंग एरिया का हम निकाल सकते हैं। अगर वन टेल का दिया है, एरिया ऑफ रिमेनिंग टेल, वन टेल का अगर दिया है, तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, रिमेनिंग एरिया मतलब 1 माइनस वन टेल। ठीक है, तो 1 माइनस 0.4013, दिस इज 0.5987। ठीक है, फिर 1 माइनस 0.3821, 0.6179, 0.2912 माइनस 1, 0.7088, 1 माइनस 0.2743, 0.7257। ठीक है, तो बेसिकली एक टेल को माइनस करके जितना रिमेनिंग एरिया है, हम वो रिमेनिंग एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा D1 एग्जैक्टली 0.25 आता, D1 हमारा यहाँ पे क्या है, 0.5820 आया है। ठीक है, अगर D1 हमारा एग्जैक्टली 0.55 आता, ठीक है, तो हमारा ND1 क्या हो जाता, 0.7088। अगर ये 0.5820 ना होके ND1, सपोज D1 सिर्फ होता 0.55। ठीक है, तो ND1 कितना होता, सीधा 1 माइनस वन टेल मतलब 0.7088। ठीक है, 1 माइनस जो भी है कितना था, 0.2912 करके जितना यहाँ पे आया था, कितना आया था, 0.7088। ठीक है, ये इतना हो जाता। तो हमारा कितना है अभी, 0.5820 है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए इंटरपोलेशन का यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.55 के लिए वैल्यू आ रहा है 0.7088। करेक्ट, सिमिलरली किसका वैल्यू दिया है, 0.60 के लिए दिया है, 60 के लिए वैल्यू है 0.7257। आई नो ये मे भी रिटेन करते वक्त दिक्कत हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कल फिर से डिस्कस करेंगे। देखो 0.55 का हम बोल रहे हैं कि क्यूमुलेटिव एरिया है, क्यूमुलेटिव एरिया। ठीक है, क्यूमुलेटिव एरिया 0.7088 होगा। 0.60 का हम बोल रहे हैं 0.7257 होगा। हमें कितने का चाहिए, 0.5820 का चाहिए, जो कि पड़ता है इन दोनों के बीच में। 0.55 और 0.60 के बीच में कहीं पे पड़ता है यहाँ पे 0.5820। करेक्ट, तो इसके लिए इंटरपोलेशन का यूज़ होगा। ठीक है, इंटरपोलेशन का यूज़ कैसे करेंगे, सेम एज नॉर्मल रेट्स के केस में करते हो। देखो 0.5820 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो 0.55 का वैल्यू तो जाएगा ही, मतलब 0.7088 तो जाएगा ही। ठीक है, प्लस कुछ और होगा। ठीक है, वो कुछ और बस हमें निकालना है। कुछ और कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, अच्छा 0.55 और 5820 में कितना डिफरेंस है, 0.0820 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब 0.55 का तो हमने ले लिया और बस 0.80820 का कितना हो रहा है वो दिखना है। करेक्ट, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 0.05 का, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 0.7257 माइनस 0.7088, 0.0169 का। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 0.05 डिफरेंस में वैल्यू आ रहा है 0.0169 का, वन डिफरेंस में कितना आ रहा है, 0.0169 डिवाइडेड बाय 0.05,
फिर ये जो इतना जो हमें चाहिए 0.55 का ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके ऊपर इतना ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो 0.0820 के लिए कितना होना चाहिए? तो इट विल बी 0.0169 डिवाइड बाई 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.0820, ठीक है, विच विल बी 0.027716, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मतलब 0.55 के लिए वैल्यू है 0.7088 और 0.0820 के लिए वैल्यू है 0.027716। सो टोटल मेरा जो 0.5820 है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.7088 क्यों 0320 होगा ना? 03, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैं चेक कर रहा था, तुम लोग देख रहे हो कि नहीं। चलो 0.0320 के हिसाब से ठीक है, तो इसका वैल्यू आया 0.10816। ओके, तो ये फिर 0.320 का वैल्यू कितना होगा? आएगा 0.719616। समझ में आया? आई एम हैप्पी कि समझ में आ रहा है तुम लोगों को। डिफरेंस के एटलीस्ट इंटरपोलेशन के यूज़ करके ये वैल्यू निकालना अगर समझ गए हो तो फिर ये दिक्कत नहीं होगा और ब्लैक होल्स में होना नहीं चाहिए। बट बताओ प्रॉब्लम आ रही है? किस चीज़ पे प्रॉब्लम आ रही है अगर आ रही है तो? ये तो है z की वैल्यू, ये है एरिया। किसी को दिक्कत है कुछ? आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ दिक्कत होना चाहिए। फॉर्मूला सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसी को थोड़ा सा रिटेन करने में जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसको डिटेल समझाने में जा सकता हूँ, ठीक है, बट ये अगर डिटेल समझोगे तो मे भी हो सकता है कि बार बार उसको ये करेंगे तो रिटेन हो जाएगा। बट इसमें पूरा एक क्लास लगेगा, ये जितना बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि इसको बार बार प्रैक्टिस करने की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, बस 3 ही फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। D2 में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं, होनी नहीं चाहिए, 1 वाले में भी फॉर्मूला नहीं होनी चाहिए, बस ये D1 जो है इस पे तो थोड़ा सा याद रखो कि नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्सरसाइज प्राइस प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी प्लस आर टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन टू द पावर स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय टी का रूट ओवर, ठीक है। अच्छा, ये D1 तो निकाल लिया मैंने, D2 निकाल सकते हो खुद? D2 का एरिया निकाल सकते हो? D2 है 0.2992, D2 का एरिया निकाल सकते हो? कोशिश करो। देखो यार, क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव तो हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, अगर आ रहा है तो आंसर दो। चलो, अगर नहीं आ रहा है तो वी कैन क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सिर्फ आज एक ही टेल से निकाल के देखो, क्वेश्चन में एक टेल दिया है, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन में एक टेल का दिया है, हमने एक टेल का निकाल लिया है। अगर दो टेल होता, क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होता कि दो टेल का है तो कैसे निकालते? हमें चाहिए वो ही, हमें चाहिए ये रेड वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। अगर दो पार्ट, दो टेल होता तो उसको कैसे निकालते? अगर कुछ और कुछ दिया है, सिर्फ ये रेड वाला पार्ट का कुछ पार्ट दिया है तो क्या क्या करेंगे, ये देखना बाकी है। अच्छा, पहले ये D1 का तो निकल गया है, D2 का निकाल लेते हैं अभी। D2 के लिए कैलकुलेशन ऑफ एरिया फॉर D2 ऑफ क्यूमुलेटिव एरिया,
और D2 मतलब ND2, ठीक है। ND2 कितना है 0.2992, तो ये 0.25 हो गया। 0.25 का वैल्यू कितना दिया है Z और एरिया 0.25 का एरिया कितना है 0.59, रिमेनिंग एरिया लेना है, ठीक है। वन टेल लेना ही नहीं है बिकॉज दैट इज इररिलेवेंट। 0.5987, ठीक है। तो 0.25 का निकल गया है। फिर 0.30 का कितना है दिया हुआ है 30 का 0.6179, ठीक है। हमारा कितना है 0.2992, राइट, हाँ। हमारा इन दोनों के बीच में कहीं पड़ेगा यहाँ पे 0.2912, 2992, हाँ। तो 0.25 का जो वैल्यू है 0.5987, ये तो जाएगा ही। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि 0.05 के लिए तुम्हारा कितना है 0.5987 माइनस 0.6179, 0.0192। 0.05 के लिए इतना वैल्यू है। 1 रुपये के लिए कितना होगा 0.0192 डिवाइडेड बाई 0.05। हमें डिफरेंस कितने के लिए चाहिए 0.2992 माइनस 0.25, 0.0492 के लिए होगा 0.0192 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.0492, ठीक है। यह है 0189, ओके। मतलब 0.25 का जितना वैल्यू है ये तो जाएगा प्लस इतना जाएगा। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ ना लिख के ऐसे लिख सकते हो कि ND2 जो भी है, ठीक है, ND2 इक्वल्स टू 0.5987 प्लस 0.0189, 0.6176, ठीक है। क्लियर है सबका? क्लियर। ND1 निकल गया, ND2 निकल गया। फिर इसके बाद ये फॉर्मूला पुट करके ऊपर वाला जो 1 नंबर का फॉर्मूला है S इंटू ND1 माइनस आ गया माइनस ई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर RT इंटू ND2, ठीक है। ये यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये अभी आज होमवर्क लो, कल इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, सो दैट ये रिटेन हो जाए। आई नो ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आज होमवर्क लो। क्वेश्चन नंबर जो अभी किए कौन सा किए 57, ये कौन सा था 57 ना, हाँ 57। क्वेश्चन नंबर 58 भी सेम ही है, सिमिलर है। तो होमवर्क ले लो क्वेश्चन नंबर 57 और 58। 57 भी खुद घर पे करना, ठीक है। 57 और 58 दोनों को करो। देखो इस चीज़ में, इसमें ना ब्लैक सोल्स मॉडल में 4 चीज़ें देखनी है जब भी रिवाइज करो। बेसिकली ये 3 फार्मूलाज देखने हैं और मीन के टेबल से जो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से वो एरिया ND1 और ND2 कैसे निकालना है, ठीक है। हमने आज देखा है क्वेश्चन में एक एरिया एक टेल का दिया हुआ है तो कैसे करना है, ठीक है। अगर 2 टेल का दिया है, ठीक है, वैल्यू अगर 2 टेल का दिया है, अच्छा वो भी दिखाता हूँ रुको। क्वेश्चन में उसके आंसर में ही देखो नीचे लिखा है क्यूमुलेटिव एरिया 2 टेल अगर होगा तो देखो सेकंड वाला टेबल देखो, क्यूमुलेटिव एरिया फर्स्ट वाला लिखा है। अगर 2 टेल एरिया होगा, 2 टेल दिया है, मतलब रुको मैं इसको ले लेता हूँ उधर। आज बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल इसको फिर से डिस्कस करेंगे। मेरा बैटरी ख़त्म हो रहा है। हम्म, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा देख सकते हो कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 टेल, क्वेश्चन ऊपर में क्या दिया था, क्वेश्चन में ऊपर इधर लिखा था 1 टेल
ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग वन टेल हो सकता है कि ऐसे दे दे टेबल कि क्यूमुलेटिव एरिया है या फिर टू टेल है। ठीक है, ऐसे लिख सकता है टू टेल है या फिर क्यूमुलेटिव एरिया है। क्यूमुलेटिव एरिया इज़ नथिंग बट वन माइनस जो हम लोग करके किए अभी, वन माइनस वन टेल करके 0.5987 0.6170886257 हम लोग निकाले थे ना यहाँ पे ऊपर, ये क्यूमुलेटिव एरिया 598761797088 ये सब हम निकाले। सो वन माइनस वन टेल है। अगर टू टेल दिया है तो कुछ करना नहीं है। टू टेल मतलब दोनों टेल दोनों का साइड के सेम है एक्चुअली। ये जो टेल है, ठीक है, टू टेल मतलब ये वाला पार्ट दिया है, दोनों का पार्ट दे दिया है। ये वाला दे दिया है, ये वाला भी दे दिया है, जो कि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाई टू करो तो ये वन टेल आ जाएगा। फिर वन टेल से अपना जैसे कर रहे हो वैसे करो। मतलब ये डिवाइडेड बाई टू, ये डिवाइडेड बाई टू, टू डिवाइडेड बाई टू, टू कर दोगे तो तुम्हारा वन टेल का वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू। समझ में आ रहा है ना? डिवाइड बाई टू करोगे तो वन टेल आ जाएगा। फिर से उसको वन माइनस वन टेल करके क्यूमुलेटिव एरिया निकाल के जा सकते हो। तो तुम यहाँ से ही स्टार्टिंग कर सकते हो जो भी दिए। अगर वन टेल का दिया है तो वन माइनस करके फिर इंटरपोलेशन। अगर क्यूमुलेटिव एरिया दिया है तो स्ट्रेट अवे इंटरपोलेशन। अगर टू टेल एरिया दिया है तो पहले डिवाइड बाई टू फिर इंटरपोलेशन, डिवाइड बाई टू फिर वन माइनस वन टेल फिर इंटरपोलेशन। ओके, मैं ब्लैक सोल्स मॉडल पे कुछ लिखा नहीं रहा हूँ आज, ठीक है, टाइम हो गया है। होमवर्क ये ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 57 और 58। कल इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाइनोमियल मॉडल सॉरी ब्लैक सोल्स पे। इस पे नोट्स भी लिखाऊंगा और क्यों एरिया वाइज कैसे कैलकुलेट करना है फिर से देखेंगे इसको, ठीक है। आई नो इस पे कन्फ्यूजन हो रही है। कुछ और डिस्कस करना है किसी को? ओके, चलो लेट्स क्लोज द सेशन।